नमस्कार दोस्तों। मैं नवरंग चौधरी अध्याय कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने एक बैच लॉन्च किया था रेलवे ग्रुप डी का। वो 21 दिन का टारगेट बैच हमने लॉन्च किया था और उसमें मैं जीके का पोर्शन आपको करवाऊंगा। और जो ये बैच रहेगा पूरा एमसीक्यू बैच रहेगा और इसमें हम साथ साथ में पीवाई पीबी इंक्लूड कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ क्या इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या इनका वेटेज रहता है। बात करते हैं ग्रुप डी में 20 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें चार पांच भागों में ये डिवाइड है। जैसे स्टैटिक जीके, एक है ज्योग्राफी, एक हो गया हिस्ट्री, एक पॉलिटी, एक हो गई इकोनॉमी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी और करंट अफेयर। करंट अफेयर इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और इन पार्ट से पूछे जाते हैं। जैसे ज्योग्राफी के स्टैटिक जीके के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन सबसे कम ये हिस्ट्री से ही रहेगा। पॉलिटी से ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमी से 1 या 2 क्वेश्चन और करंट अफेयर से वही 6-7 क्वेश्चन। मतलब मान के चलो आप 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट रहेगा हमारा जो जीके का पोर्शन है उसका रहेगा। चलो हम चलते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था। तो पहले हम इसकी जानकारी लेंगे कि ये शुरुआत कब हुई और फर्स्ट बार किसको दिया गया और इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है इनाम राशि वो कितनी होती है। इन सब के बारे में हम पहले बात करेंगे। बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। यह पुरस्कार देश का जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो इसकी शुरुआत हुई थी उस टाइम पर इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसके बाद इसकी जो नाम चेंज करके इसका 2021 में नाम चेंज कर दिया गया है। 2021 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये फर्स्ट किस व्यक्ति को दिया गया था। तो ये फर्स्ट दिया गया था विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद को दिया गया था और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। और जो इस पुरस्कार में जो राशि है वो कितनी है, राशि है 25 लाख रुपए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2024 में मिले हैं वो कितने लोगों को मिले हैं। तो ये 4 लोगों को मिले हैं। 4 लोगों को ये 2024 में दिए गए हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डी गुकेश। जो डी गुकेश है वो किस खेल से हैं, शतरंज से।
मन्नू भाकर किस खेल से है? शूटिंग से। और जो हरमनप्रीत सिंह है, ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पर इन चार लोगों को दिया था, यहाँ पर तीन ऑप्शन है, जिसमें डी गुकेश, मन्नू भाकर और हरमनप्रीत सिंह। तो इनको जो ऑप्शन है ये सभी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये चार दिए गए थे। मन्नू भाकर को शूटिंग के लिए दिया गया था, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए दिया गया था, और जो प्रवीण कुमार हैं इनको पैरा एथलेटिक के लिए दिया गया था। ये इनकी फोटो लगी हुई है, आप देख लेना। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो पहले बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो पहले इसमें चार देश थे, जो इसकी शुरुआत हुई थी उस समय इसमें चार देश थे। तो इसमें सिर्फ इसका पहले नाम था, ये इतना ही था कि ब्रिक, सिर्फ ब्रिक था। और इसके बाद में जो साउथ अफ्रीका है वो जुड़ा था, इसलिए इसका नाम कर दिया गया ब्रिक्स कर दिया गया। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स में पांच देश हैं, इसमें जो नाम है पांच के, तो इसमें नाम है। एक तो ब्राजील हो गया, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। अब इसमें हमारे को क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इसमें एक पूर्ण सदस्य होते हैं जिसमें 10 सदस्य जुड़ गए हैं, एक जो सदस्यता ले रखी है वो होते हैं, जो अलग होते हैं। जो पूर्ण सदस्य हैं वो 10 हैं। तो इसमें अभी जो सदस्यता मिली है वो किसको मिली है? इंडोनेशिया को। ये नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ब्रिक्स में मूल 5 सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका के बाद 2024 में 5 नए सदस्य जोड़े गए थे, जिसमें एक इजिप्ट था, इथोपिया था, ईरान था, जो संयुक्त अरब अमीरात था। और जो ब्रिक्स का जो 17वां जो हुआ था, और जो अब होगा 18वां होगा, जो 18वां होगा वो भारत में होगा। ये याद रखना, अब ये भारत में होगा और ये 2026 में होगा। इसकी मेजबानी भारत करेगा 2026 में। ये यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। यहाँ पर आएगा इंडोनेशिया आएगा। इंडोनेशिया आएगा और इसके कुल सदस्य संख्या 10 हो गई है। और पिछले 10 सदस्यों के बाद जनवरी 2025 में इंडोनेशिया शामिल होकर सदस्य संख्या ये 10 कर दी गई है। ये यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना, और कहीं भी हो तो मैं देख लेता हूँ। सही। अब आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने? जो जनवरी 2026 में जो 25 में जो गणतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? इसके थे प्रभुवो सुबियांतो। और 2025 में भारत के जो गणतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 76 क्रम का था। और जो इसके मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और जो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उनकी जो विदेश यात्रा थी वो कहाँ थी? भारत में ही थी। और गणतंत्रता दिवस पर ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद भारत आने की पहली आधिकारिक यात्रा थी। इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया जो दक्षिणी एशिया और ओशनियाई में स्थित एक विशाल देश है, जिसकी राजधानी पहले जकार्ता थी। पहले जकार्ता थी और अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है?
नू संतारा कर दिया गया है। इसका नू संतारा करने का बड़ा रीजन क्या था कि ये एक द्वीपीय देश है, इसमें अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ है। तो इन द्वीपों में बटा होने के कारण अब आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण जो समुद्र का जो पानी का है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो इस वजह से ये डूबने की कगार पर है। तो ये इसको पहले ही चेंज करके क्या कर दी गई है, नुसंतारा कर दी गई है। ये एक 17,508 द्वीपों से मिलकर बना है, और इसकी जो जनसंख्या है लगभग कितनी है, 27 करोड़ है। इसकी जनसंख्या कितनी है, 27 करोड़ है। और जो दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। आपके दिमाग में आता होगा कि मुस्लिमों का नाम ले तो आपको सीधा सा पाकिस्तान पे जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे अधिक जो जनसंख्या है, जो मुस्लिम आबादी वाला देश है, वो क्या है, इंडोनेशिया है। और ये सबसे मतलब चौथे नंबर का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। एक नंबर पे भारत है, दो नंबर पे चाइना है, चार पे ये है ही। ये इसकी लोकेशन देख लेना इंडोनेशिया की। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो ये भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और जो पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? एम एन रॉय के द्वारा की गई थी, और ये 1934 में की गई थी। फिर आधिकारिक तौर पर उस समय सबसे बड़ा संगठन जो कौन सा था? कांग्रेस था। तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के द्वारा इस संविधान सभा की मांग कब की गई थी? 1935 में की गई थी। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, आपको पूछ सकता है कि 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और उस लखनऊ के अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा इसकी मांग की गई थी। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना की। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन योजना क्या था, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि 1946 में ये कैबिनेट मिशन आया। 1946 तक भारत किसके अधीन था? ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो ब्रिटिश सरकार जब भारत आजाद हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने सत्ता स्थानांतरण करने के लिए यहाँ पर एक मिशन भेजा। उस मिशन का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन योजना था। और उस कैबिनेट मिशन योजना का भी क्या काम था कि यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया जाए। और संविधान बनाने के लिए पहले क्या जरूरी होगी? संविधान सभा। भाई लोगों की तो जरूरत पड़ेगी, लोगों को गठन करना पड़ेगा। तो उस प्रक्रिया को लागू करने के लिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना भेजी गई थी। तो ये 1946 में आई थी। ये एक थ्री सदस्यीय वो था, मिशन था। इन 3 सदस्यों को यहाँ पर भेजा गया था, जिसका अध्यक्ष था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और जो इसके 2 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये क्या थे? ये सदस्य थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं कि चुनाव कब हुए। भाई संविधान सभा के लिए बनाने के लिए क्या भेजी? कैबिनेट मिशन योजना। अब कैबिनेट मिशन योजना भेजी तो उसको चुनाव भी तो करवाने हैं। तो चुनाव कब करवाए गए थे? तो जुलाई अगस्त 1946 में यहाँ पर चुनाव करवाए गए। अब बात करते हैं संविधान सभा का गठन करने के लिए चुनाव करवा रहे थे। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा कि हम 389 सीटों पर चुनाव करवाएंगे। 389 सीटों पर क्या करवाएंगे? चुनाव करवाएंगे। अब इसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया इन सीटों को। जो 2 भाग कौन से थे? इसमें एक भाग को रखा गया जहां पर 299 सीटों को रखा गया। एक भाग में रखा गया 70 सीटें रखी गई। अब 299 सीटों का डिवाइडेशन इस प्रकार किया गया कि उस टाइम पर जो प्रांत ब्रिटिश सरकार के अधीन आते थे ना, उनमें के
सीटें डिसाइड की गई 299। और जो देसी रियासतें थी जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं आती थी, वो अपने आप में स्वतंत्र थी, उनके लिए सीटें कितनी आरक्षित की गई? 70 सीटें आरक्षित की गई। मैं थोड़ा यहाँ पर नोट कर देता हूं। ये थे देसी रियासतों के लिए, और ये थी ब्रिटिश प्रांत के लिए। ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांतों के लिए गठित की गई। अब आपको पता होगा कि 389 सीटें आरक्षित की गई थी। अब भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन उसके बाद में आपको पता है कि एक पाकिस्तान देश भी बना था। तो पहले जो संविधान सभा का गठन किया गया था, तब ऐसा कुछ नहीं था, एक अखंड भारत था। उसके बाद पाकिस्तान अलग बना, तो पाकिस्तान अलग बना तो एक एरिया उस साइड चला गया, उस साइड चला गया तो सीटें, श्योर है कि भाई सीटें तो कम होगी। तो अब बाद में क्या किया गया कि 299 सीटें डिसाइड की गई, 299 सीटें डिसाइड की गई कि भाई 299 सीटों पर क्या करवाएंगे, हम चुनाव करवाएंगे। तो उन्होंने 299 सीटों पर चुनाव करवाए, जिसमें से परिणाम जारी किए सिर्फ 296 के। 296 के परिणाम जारी किए गए। आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी सीटें कम क्यों, 3 सीटें कम क्यों हुई? उसका बड़ा रीजन है कि किसी न किसी कारणवश, मतलब कोई सदस्य है वो देहांत हो गया, और मतलब कई रीजन होते हैं। जैसे अब उपचुनाव नहीं होते क्या, उसी तरह मानकर चलो कि ये 296 सीटों के परिणाम जारी किए। उस समय सबसे बड़ा जो दल था वो कौन था? कांग्रेस था। तो सबसे ज्यादा सीटें किसको प्राप्त हुई? कांग्रेस को, 208, 208। और 73 सीटें किनको प्राप्त हुई? मुस्लिम लीग को। और 15 थी अन्य, जो निर्दलीय थे या छोटी पार्टियों से थे, उनको मिली थी 15 सीटें मिली थी। विभाजन के बाद कुल सीटें 299 रह गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब बात करते हैं जो फर्स्ट बैठक हुई। फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसको तो सभी लोग सही बताते हैं भाई, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें सदस्य कितने थे? 211 सदस्य शामिल हुए थे। लेकिन इसमें कुछ टीचर ऐसे बताते हैं कि भाई 9 को फर्स्ट हुई थी, 11 को सेकंड हुई थी, और 13 को हुई थी थर्ड। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, और कुछ बुकों में भी है ये, तो ऐसा नहीं है। जो सेकंड बैठक हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर को, सेकंड बैठक। जबकि जो थर्ड बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। यहाँ पर एक ऑप्शन एस एन मुखर्जी भी दे रखा है, उसको मत कर देना। एच सी मुखर्जी थे। और जो संविधान निर्माण समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। जो कानून निर्माण समिति थे उनके कौन थे? जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष, एक तो उपाध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, एक तो अध्यक्ष बनाया गया, दो उपाध्यक्ष बनाए गए। एक अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जो दो अध्यक्ष बनाए थे उसमें एक तो हो गया एच सी मुखर्जी, और जो सेकंड था वीटी कृष्णमाचारी था। और जो संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसका जो लेखन कार्य किया था, अंग्रेजी लेखन कार्य किया था, वो क्या किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजा था। और जो हिंदी में सुलेखन किया था, जो हिंदी में सुलेखन किया था वो किसने किया था? वसंत कुमार वैद्य ने किया था।
और जो इसमें चित्र किसके द्वारा बनाए गए थे, वो बनाए गए थे नंदलाल बोस के द्वारा। और संविधान का जनक किसे कहा जाता है, ये तो आपको सबको पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कौन थे, के एम मुंशी जी थे। आगे का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य कथन है, सत्य कथन ढूंढने हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक तो ये हो गया। दूसरा है, शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है। सरकार के सभी अंग स्वतंत्र हैं। तो इसमें होगा 1 और 2 होगा, क्योंकि शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण होता है। और जो हमारी जो सरकार है, इसके प्रमुख 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2 सही है, जबकि सरकार के सभी अंग स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये क्या आ गया, मैं यहां से बता देता हूं ये थोड़ा। अब बात करते हैं सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। अब बात करते हैं कि विधायिका का क्या कार्य होता है। सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। अब बात करते हैं विधायिका में क्या क्या शामिल होता है। एक तो मतलब केंद्र, एक होता है राज्य। मतलब केंद्र में भी हमारी गवर्नमेंट होती है, राज्य में अलग गवर्नमेंट होती है। तो उसमें केंद्र और राज्य है। और केंद्र में जो जो होती है संसद, उसके 2 भाग होते हैं। एक होती है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस, जिसको लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा। और जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं हम राज्यसभा। अब इसी के साथ एक और देख लेना, विधायिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कानून बनाना। विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। राज्य में होती है, एक होती है राज्य में 2 सदन होते हैं, एक होती है विधान परिषद और एक होती है विधान सभा। जिसमें लोअर सदन होता है वो होती है विधानसभा, और जो अपर सदन होता है वो क्या होती है, विधान परिषद। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका का काम होता है कार्यों को करवाना। कार्यपालिका का काम होता है कार्यों को करवाना। और कार्यपालिका के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के नीचे क्या होती है, मंत्री परिषद होती है, जिसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। अब बात करें राज्य की, तो उसमें राज्यपाल हो गया, एक हो गया मुख्यमंत्री, और एक हो गया मंत्रिपरिषद। वही मंत्रिपरिषद एज इट इज यहाँ पर है, जैसे जो वहां पर कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। उसी हिसाब से क्या है, राज्य में, और उसी हिसाब से केंद्र में है। अब बात करें न्यायपालिका की, जुडिशरी की, इसका पहले कार्य देख लेते हैं। एक तो समीक्षा करना इनका कार्य होता है, समीक्षा करने का इनका कार्य होता है। समीक्षा में जैसे यहाँ पर विधायिका ने क्या बनाए, विधेयक बनाए, जो विधेयक लाए, और फिर विधेयक क्या हुए, एक्ट बने। और उन एक्ट बनने के बाद जो समीक्षा करनी होती है, वो किसका काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है, कि भाई जो एक्ट या विधेयक लाया गया है वो सही है कि नहीं है। इसलिए न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायिक समीक्षा करना। इसमें जो सेंट्रल लेवल पे होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, और स्टेट लेवल पे क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वो क्या होता है, जिला न्यायालय। अब बात करते हैं संघ सरकार, इनसे संबंधित डिवाइडेशन किया गया है आर्टिकल का, जिससे आपको थोड़ा पता रहे कि जो भी क्वेश्चन आए ना, जैसे कार्यपालिका से संबंधित क्वेश्चन आए, तो आप आर्टिकल, जैसे मतलब 2 ऑप्शन तो आप ऐसे काट सकते हो कि आपको पता हो कि 52 से 78 तक है। ये देखना यहाँ पर 78 है। तो बात करते हैं संघ सरकार की। संघ सरकार में वही
तीन चार होते हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका हो गया, और के एक और हमने ऐड कर दिया, ये चार होते हैं। तो जो कार्यपालिका के अनुच्छेद हैं वो 52 से 78 तक है, विधायिका में 79 से 123 तक है। जो विधायिका के आर्टिकल हैं वो 79 से 123 तक है। न्यायपालिका से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 124 से 147 तक है। केक के जो आर्टिकल हैं वो है 148 से 151 तक है। अब बात करते हैं कार्यपालिका, ये मैंने बता ही दिया है भाई, जो कार्यपालिका में कौन कौन से सदस्य होते हैं। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। जो कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि चट्टानी ग्रह कौन सा है जो सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो अंतरिक्ष में लगभग 29 मील, और जो किलोमीटर में पूछे तो 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे तेज चट्टानी ग्रह है, जो 29 मील और किलोमीटर में पूछे तो 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करता है। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, और इसके तेज होने की जो रीजन है वो भी यही है, क्योंकि ये जो मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य का जो मजबूत गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण यह सबसे तेज ग्रह है। बुध 88 पृथ्वी के दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। अब जो हमारे ग्रह हैं उनका साइज के आधार पर घटता हुआ क्रम दिया गया है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्रम पूछ लेता है वो, सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, फिर हो गया शनि, अरुण हो गया, वरुण हो गया, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको, इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको थोड़ा स्लाइड के थ्रू बता देता हूं। अब ग्लोब के द्वारा समझते हैं हम। ये ग्लोब है, थोड़ा टेढ़ा तो बन गया है। नॉर्थ पोल, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। ये हो गया उत्तरी ध्रुव है, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या होगी? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं 0 डिग्री को। ये 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं इसको मकर रेखा बोलते हैं। और जो नॉर्थ में है 23.5 डिग्री, इसको तो आपको पता ही होगा। कर्क रेखा, जो भारत से होकर भी गुजरती है। बात करें 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं उत्तरी आर्कटिक वृत्त। और जो 66 डिग्री जो साउथ में है, 66 डिग्री, इसे बोलते हैं
आर्कटिक वृत्त। ये आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी लाइन को कितने से डिसाइड करते हैं। जैसे 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो भारत से होकर गुजरती है। जो नॉर्थ में 66.5 डिग्री जो उत्तरी आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, 66.5 डिग्री अक्षांश को। और जो साउथ में बात करें 23.5 डिग्री जो रेखा है, रेखा लाइन, उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। और 66.5 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं हम दक्षिण में दक्षिणी आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। अब बात करते हैं जो ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। इसको शीत कटिबंध बोलते हैं, और जो नॉर्थ में इसको भी शीत कटिबंध बोलते हैं। अब बात करते हैं जो 66.5 डिग्री से जो 23.5 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं हम? शीतोष्ण कटिबंध। इसको भी क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और जो ये पार्ट बच गया, ये हो ही गया, ये हो ही गया। जो ये बीच का पार्ट है इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा, डिवाइडेशन कर दिया है। जो लाइन, जो भूमध्य रेखा है वो कौन से अक्षांश पर होती है, जो कर्क रेखा है वो कौन से अक्षांश से होकर गुजरती है, जो उत्तरी आर्कटिक वर्त है वो किस अक्षांश से होकर गुजरता है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब हमें पूछा गया है जो आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। देख लेते हैं, जो अभी आपको बताया, अभी पता चल जाएगा आपको। उत्तरी आर्कटिक वृत्त पूछा है, ये रहा उत्तरी आर्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री है। और जो नॉर्थ पोल, जो उत्तरी ध्रुव है वो पूछ रहा है, उसके बीच को क्या बोलते हैं? तो ये शीत कटिबंध बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं शीत कटिबंध है कि नहीं है। ये रहा शीत कटिबंध। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए सही है। अब बात करते हैं अक्षांश की। ये एक, जो अक्षांश को समझने के लिए पहले आपको ग्लोब पर समझना पड़ेगा कि अक्षांश है क्या। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल हो गया। जो अक्षांश होते हैं, जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, चाहे पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे जैसे आप समझ सकते हैं। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया, क्या हो गया? ईस्ट। वो पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। जो इस पर लाइनें खींची जाती है इस तरह, जो ये लाइनें खींची जाती है, ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अब इसमें और क्या दिया गया है? काल्पनिक रेखा, क्षैतिज रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर, भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी। अब बात करते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। और कुल अक्षांश जो इसमें जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है ग्लोब पर, वो कितनी होती है? वो होती है 181। और सभी अक्षांशों के बीच की दूरी होती है समान। जैसे आप देख सकते हो, यहां से नॉर्थ पोल से आप साउथ पोल तक देखोगे तो इनके बीच की जो दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो आपको फिक्स मिलेगी, वो मिलेगी 111 किलोमीटर। जबकि यहाँ पर ये बोल रहा है सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। ये इसलिए बोल रहा है कि देशांतर रेखाएं खींची जाती है, उनमें दूरी क्या होती है? अलग अलग होती है।
तो वो अभी आगे जो देशांतर पढ़ेंगे मैं उसमें आपको बताऊंगा। बीच बीच की दूरी समान होती है और अक्षांश से वृत्त कितने हैं 179। और 0 डिग्री जो रेखा है, जो ये 0 डिग्री खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इनकी डिग्री लगा लें, ये हो ही गया, ये हो ही गया। अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उनको देशांतर कहते हैं। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाती है उनको क्या कहते हैं? देशांतर। जैसे देखना आप, ये हो गया ग्लोब, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, जैसे नॉर्थ पोल से आकर साउथ पोल पर मिलती हैं, देखना आप, जो ग्लोब में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उनको देशांतर कहते हैं। अब हम जो पहले बात कर रहे थे अक्षांश के बारे में, अक्षांश के बारे में बात कर रहे थे कि जो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? समान होती है, जबकि देशांतर में ऐसा नहीं है। अब आप देखना, अब यहाँ पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है? बहुत कम है। जबकि आप बीच में आओगे तो यहाँ पर ये जो दूरी है ये कितनी है? ये गैप हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि वहां पर नॉर्थ पोल पर तो आपस में जाकर रेखाएं मिल रही है, तो वहां पर कम गैप है और यहाँ पर है ज्यादा। तो यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखा पर जो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है लगभग 111.32 किलोमीटर, किलोमीटर होती है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती है, अक्षांश रेखाएं समांतर होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे आप ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की तरफ जाओगे, यहाँ पर कम है, भूमध्य रेखा यहाँ पर है, ये 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर जो ये गैप है, जो इनके बीच की दूरी है वो बढ़ती जाती है। जबकि ध्रुवों पर इनकी दूरी सबसे, जो बीच की दूरी है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी और विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी है। और जो कुल देशांतर, जो कुल काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है वो कितनी है? 360। और जो इसमें 180 डिग्री है, 80 डिग्री देशांतर है, उससे क्या होता है? टाइम डिसाइड होता है। और जो 180 डिग्री देशांतर है वो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है और ये जिगजैग है। बाकी सभी समान है, सीधी है, लेकिन जो टाइम लाइन है, टाइम लाइन रेखा जो 180 डिग्री है वो क्या है? जिगजैग है, क्योंकि सब देशों की अलग अलग स्थिति है, तो इस हिसाब से इसको जिगजैग लाइन खींची गई है। और जो 180 डिग्री है, जो टाइम लाइन है, वो क्या है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। भारत में निम्नलिखित में से किस काल में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? ये पाए गए थे पुरापाषाण काल में, जो इनके अवशेष हैं वो पुरापाषाण काल में देखे गए। अब जो पाषाण काल को है 3 भागों में बांटा गया है, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल। अब देखते हैं नव पाषाण काल में क्या क्या घटित हुआ था और इसका टाइम कितना है, टाइम पीरियड कितना है। इसका है 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का है। कठोर चट्टानों के साथ बनाए गए पत्थरों के औजार बनाए गए थे ये। और जो पशुपालन, आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि पशुपालन किस काल में शुरू हुआ था, तो उसका आंसर होगा नवपाषाण काल। लोग एक व्यवस्थित जीवन जीते थे और भूमि पर खेती करते थे। कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु, बिहार राज्यों में इस अवधि के प्रमुख स्थल मिले हैं। अब बात करते हैं पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल का क्या है? टाइम पीरियड है। क्वार्ट्ज से बने बिना पॉलिश किए गए उपकरण प्राप्त हुए। कृषि, कोई कृषि, मिट्टी के बर्तन और आग का ज्ञान नहीं था। इसमें इस काल में इनका क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। लेकिन यहाँ पर पशुपालन नवपाषाण काल में शुरू हो गया था। अब जो भारत में स्थल है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर पठार में जो नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों के पास बेलन घाटी में इसके पाए गए हैं।
अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो था 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व था। जलवायु गर्म हो गई थी और अंतिम चरण के दौरान समतल खेती शुरू की गई थी। अगर अब आपको पूछे कि समतल खेती किस काल में की गई थी, तो आपको करना है मध्य पाषाण काल। उपकरण कौन कौन से थे इसमें? नुकीला सूक्ष्मांश औजार, कुदाली और ब्लेड्स इसमें औजार थे। और बेलन घाटी और नर्मदा घाटी का मध्य भाग भारत के प्रमुख स्थल थे इसके। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ था, मतलब कहां से कहां तक होता है, इसमें टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो इसका टाइम पीरियड था 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और जो ये टाइम पीरियड है वो न्यू एनसीईआरटी के अनुसार है। ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार जो टाइम है, जो ओल्ड एनसीईआरटी में अगर आपको ऑप्शन में जगह न्यू एनसीईआरटी के अनुसार टाइम नहीं दिया गया हो तो आपको क्या करना है, याद रखना है ओल्ड एनसीईआरटी का भी साथ में। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार इसका पहले टाइम था 2350 ईसा पूर्व से था 1750 ईसा पूर्व, ये ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना लगभग 3300 ईसा पूर्व हुई थी। और ये इसका जो टाइम पीरियड डिसाइड होता है, टाइम पीरियड ऐसे डिसाइड नहीं होता। टाइम पीरियड अब इसमें दो तीन टाइम दे रखे हैं, जैसे इसकी शुरुआत तो 3300 ईसा पूर्व हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये टाइम भी क्यों डिसाइड कर रखा है? ये टाइम ऐसा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो अपनी परिपक्व एज में थी ना, वो टाइम पीरियड था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और जो इस टाइम पीरियड के बाद में इस सभ्यता का पतन होना स्टार्ट हो गया था। और शुरुआत में कोई भी सभ्यता एकदम परिपक्व नहीं होती है, एक टाइम के बाद वो अपने परिपक्वन काल में पहुंचती है। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की? जो दिल्ली सल्तनत का शासक था लोधी वंश, लोधी वंश ने आगरा शहर की क्या की थी, स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना लोधी वंश ने की थी, लेकिन जो आगरा के जो किला बनवाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। आगरे के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, जबकि आगरा शहर बसाया था लोधी वंश ने। लोधी वंश में भी किसने बसाया वो देखते हैं। लोधी वंश ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, याद रखना 1504 में। और आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोधी ने की थी, जो जिनका कार्यकाल था 1789 से 1517 तक दिल्ली सल्तनत के शासक रहे थे। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी जो कविताएं लिखता था वो किस नाम से लिखता था, क्या गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। और इसने जो दोहरा गुंबद वास्तुकला प्रचलित की थी, ये क्वेश्चन पूछा भी है, दोहरा गुंबद की वास्तुकला प्रचलित की थी। और सिकंदर लोधी ने मोट मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश का पीरियड था वो था 1906 से 90 ईस्वी तक। खिलजी का था 1990 से 1320। तुगलक वंश का 1320 से 1414 ईस्वी तक। और सैयद वंश का 1414 से 1451 ईस्वी। और लोधी वंश का 1451 से 1526। 1526 के बाद बाबर भारत आ गया। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 40वां समूह क्या था?
चालीसा समूह क्या था ये देखना है। वे अधिकतर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे जिन्होंने रजिया सुल्तान की हत्या के बाद सत्ता संभाली थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम गुलाम वंश को क्या बोलते हैं, मामलुक वंश भी बोलते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो हत्या हुई थी वो चौगान खेलते हुए इनकी हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इन्होंने इक्ता शुरुआत किया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका ही दामाद कौन था? ये इसका दामाद था इल्तुतमिश। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इन्होंने चांदी का टंका चलाया था और तांबे के जित्तल की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं जो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अपने भाइयों में सबसे योग्य थी, इसलिए इनको क्या बनाया गया था? राजा बनाया गया था, सबसे योग्य थी। और जो अल्तुनिया नहीं था क्या? अल्तुनिया, अल्तुनिया ने बठिंडा में रजिया सुल्तान को कैद कर लिया था और बाद में रजिया सुल्तान अल्तुनिया से क्या करती है? विवाह करती है। बात करते हैं बलबन की। बलबन ने चालीसा को समाप्त किया। चालीसा को समाप्त किया और दो प्रथाएं चालू की। एक थी सिजदा जो सर दुखाना होती है, और एक पेबो जो पैर छूना होती है। इनको स्टार्ट किया था। कौन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का घटक है? जो अर्थव्यवस्था के तीन स्तर होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक होता है तृतीयक। इसमें तीन होते हैं। जो तृतीयक में है वो इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्र में शामिल है ये देखना है। तो इसमें चार ऑप्शन है। एक है होटल और रेस्तरां, एक है जल आपूर्ति एंड बिजली, एक है मत्स्य पालन, एक है वस्त्र उद्योग। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होटल और रेस्तरां। अब बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, सीधे सीधे तौर पर पर्यावरण पर जो निर्भर घटक हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया। तो इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति, जो इसमें जो श्रम की प्रकृति है उसको नाम क्या दिया गया? रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब, ये टर्म आपको याद रखनी है। और इसे अर्थव्यवस्था की जो प्राइमरी सेक्टर है, इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। भाई कच्चा माल कहां से आएगा द्वितीयक क्षेत्र के लिए? वो आएगा प्राइमरी सेक्टर से। तो जो कच्चे माल का उपयोग करता है और जो नए उत्पाद बनाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गए, वस्त्र उद्योग हो गए, वाहन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आदि हो गए। जिस प्रकार जो प्राइमरी में जो श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जो बोल रहे थे ना, उसी प्रकार द्वितीयक क्षेत्र में उसी जो प्रकृति, श्रम की प्रकृति है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर जॉब। ये टर्म आपको याद रखनी है। दोनों तीन टर्म होंगी। इसको प्राइमरी में रेड कॉलर जॉब हो गया, द्वितीयक में हो गया ब्लू कॉलर जॉब। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। जो द्वितीयक क्षेत्र है इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को देश की रीढ़ कहा जाता है। यह देश के औद्योगिकरण में मदद करता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हो चाइना। भारत में इसका समुचित विकास नहीं हुआ है, सीधे तृतीयक क्षेत्र में पहुंच गया है। प्राइमरी सेक्टर ठीक है भारत का, लेकिन जो द्वितीयक क्षेत्र है वो भारत का सबसे कमजोर है, जिसे किसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे बीमा हो गया, बैंकिंग होगी, चिकित्सा, शिक्षा, जो शिक्षा, पर्यटन आदि हो गए। जो इसमें उसमें वो टर्म थी प्राइमरी में कौन सी थी? रेड कॉलर जॉब।
सेकेंडरी में थी ब्लू कॉलर जॉब, और यहाँ पर है व्हाइट कॉलर जॉब। जो श्रम की प्रकृति है उसको बोला जाता है। प्रकृति में यह सदैव अमूर्त है, मतलब ये सेवाएं अमूर्त हैं। जैसे अमूर्त रोवर नहीं होती है क्या, जैसे दो प्रकार की होती है, एक तो मूर्त होती है, एक होती है अमूर्त। मूर्त वो होती है जो प्रकृति में एग्जिस्ट करती है, और जो अमूर्त वो होती है जो प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करती है। जिस प्रकार बीमा सेवाएं, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, ये किसमें, अमूर्त में रखा गया है। जो हमारी तृतीय क्षेत्र है उसको अमूर्त भी कहा जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च योगदान तृतीय क्षेत्र का है। जैसे सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं, भाई भारत को तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन वहां पर रोजगार तो सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन जो जीडीपी में हिस्सेदारी है वो सबसे कम है। जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है, 14.39% ही सिर्फ हिस्सेदारी है, जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा रोजगार मिलते हैं लोगों को। अब बात करते हैं कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका कोई अपवाद नहीं है, जो एक पूर्ण अधिकार है। अब बात करते हैं पूर्ण अधिकार क्या होता है, जिसकी जैसे आर्टिकल, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 70, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत का उन्मूलन से संबंधित है ये। अब जैसे बात करते हैं कि जैसे पूर्ण अधिकार कैसे नहीं है, और आर्टिकल 17 पूर्ण अधिकार क्यों है, तो जो छुआछूत को समाप्त किया जाएगा इसमें, और इसका किसी भी रूप में प्रचलन निश्चित है, यह एक दंडनीय अपराध है और एकमात्र मौलिक अधिकार है जो पूर्ण अधिकार है। जैसे अब एक यहाँ पर उदाहरण दिया है हमने, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार है, अब समानता का अधिकार दे तो गया, लेकिन इसमें इसमें भी अपवाद है। अब जैसे प्रेजेंट में आपने देखा होगा आरक्षण तो बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। आरक्षण सम्मान नहीं है, भाई समानता का अधिकार तो दे दिया, लेकिन सबको, जैसे आरक्षण की बात करें तो सबको समान आरक्षण थोड़ी है, कोई कह रहा है मेरे को कम है, कोई कह रहा है उसको ज्यादा है, तो ये इसकी क्या होगी, अपवाद है। ये मतलब अपवाद नहीं बोल सकते, लेकिन ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये पूर्ण अधिकार नहीं है, जबकि आर्टिकल 17 क्या है, पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 15, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, कुछ विशेष वर्गों के लिए छूट दी जा सकती है। जैसे अभी यहाँ पर आर्टिकल में सीधा सीधा दे दिया कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार तो दे दिया, लेकिन सबको, जो सभी वर्ग हैं उनको समान छूट नहीं है, विशेष वर्ग बना रखे हैं जैसे SC ST ऐसे बना रखे, तो सबको समान अधिकार नहीं है। अधिकार तो दे दिया, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 की बात करें, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, आपातकाल में निलंबित नहीं होता है। बाकी आर्टिकल आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 है वो आपातकाल में क्या नहीं होता, निलंबित नहीं होता है। लेकिन इसकी एक वो है कि आप न्यायिक व्याख्या के अनुसार, न्यायिक व्याख्या के अनुसार इसको सीमित जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए न्यायिक व्याख्या बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और जो ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा भी इसको रीड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।